अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। दो तीन अहम खबरें हैं जनाब। आज एक तो परवेज़ इलाही साहब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बरियत नहीं हो सकी है, रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। उनका फैसला चैलेंज किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की जानिब से। इसके साथ साथ जो पार्टी रहनुमा हैं मुख्तलिफ, वो अभी तक PTI छोड़ रहे हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला लगातार जारी है। वो अपनी जगह, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, लेकिन दीगर जो पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी सियासी जोड़ तोड़ में इस वक्त मशगूल नज़र आ रही हैं। जरदारी साहब ने लाहौर में डेरा लगाए रखा, बहुत सारे लोगों ने शिरकत भी की, लेकिन क्या कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा पंजाब का सियासतदान उनके साथ शामिल हुआ? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब में कोई अपनी ताकत हासिल कर सकेगी? एक पावर शो का भी उन्होंने ऐलान किया है। कितना अहम हो सकता है उनका कमबैक पंजाब में, ये भी बात करेंगे। और इस सारी सूरत हाल से क्या PMLN को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सारा जो केक है वो जहांगीर तरीन या पीपल्स पार्टी में बट जाए और वो क्या सिर्फ मुंह देखते रहेंगे, या उनकी अपनी भी कोई स्ट्रैटेजी है पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर? ये भी बात होगी। ओवरऑल जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से डिस्कशन भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे आज ख़ास तौर पर मईशत के कुछ अहम मामलात के हवाले से। हमने देखा कि PIA का रोज़वेल्ट होटल जो है उसको 3 साल की लीज़ पर दिया गया है और आज ये भी बताया जा रहा है कि उसके कितने फ़वाइद हैं। क्या मुल्क की असासों को लीज़ पर देना पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन हो सकता है? इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बात का आगाज़ यहीं से कर ले कि परवेज़ इलाही साहब जेल तो चले गए हैं, लेकिन आज भी पेशी में बड़े वो डिटर्मिन्ड नज़र आए और कारकुनों को भी उन्होंने बड़े हौसले का पैगाम भिजवाया है कि आप भी डटे रहें, मैं भी डटा हुआ हूँ। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि 14 दिन के अंदर क्या वो डटे रहेंगे या फिर वो भी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, मुझे तो ये लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही डटे रहेंगे। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है। अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्हें डट के रहना होगा। अगर वो डटेंगे नहीं इस वक्त तो खड़े नहीं होंगे। नहीं तो ये सियासत तो बाकी सब ने भी बचानी थी ना, उनके पास कौन से रास्ते थे? नहीं, देखिए, उनका और चौधरी साहब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो वजह समझ लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीपल्स पार्टी को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग नून को अपना इस कदर मुखालिफ कर चुके हैं कि अब उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। वो तीनों जो फरीक हैं उन पे एतबार करने पे तैयार नहीं हैं, उनको एतबार के अलावा उनको साथ लेके चलने पे तैयार नहीं है। फिर उनके लिए सियासत में बचता क्या है? उनके लिए बचता है PTI। जब PTI बचेगी तो अब उनके लिए PTI में इस तर्ज अमल और इस बयानिए के साथ PTI में रहना उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए कि अगर PTI की क़यादत जो है वो किसी और की जोली में जाती है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस हवाले से कामयाब लीडर के तौर पे सामने आ सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने मर्जी उनके इख्तलाफात हों, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने ताल्लुकात ये वो, और चौधरी साहब का जो तरीक़ाकार है वो मिल बैठ के चलते हैं, लोगों को मना लेते हैं, राज़ी कर लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं फिर एक ऐसी फ़िज़ा बन सकती है कि वो काबिल कबूल हो जाए। लिहाजा उन्हें ये पता है कि ऐसी सूरत में उनकी सियासत भी बच जाएगी और PTI का जो वोट बैंक है वो भी उनके साथ जुड़ सकता है। नहीं तो क्या उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं होगी कि वो भी बजाय इसके कि ये देखें कि उनका सियासी फ़ायदा किस में है, वो ये सोचेंगे मैं सियासत से ही किनारा कश होता हूँ, तौबा करता हूँ और घर बैठ जाता हूँ? नहीं, वो सियासत से किनारा कश हो नहीं सकते। क्यों? वो सियासत से किनारा कश होके क्या करेंगे? तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकियों का और उनका फ़र्क है। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली में जो सियासत है ना, वो आपकी पैदाइश के से पहले की है। वो सियासत उनका ओढ़ना बिछोना है। वो सियासत को छोड़ नहीं सकते, चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। उनकी सर्वाइवर भी उस सियासत के साथ है। दूसरी बात यह कि उनकी अगली जो पीढ़ी है, चौधरी मुनस इलाही साहब हैं, ये सारा कुछ उनके लिए। अगर चौधरी मुनस इलाही साहब ने भी फ्यूचर में सियासत करनी है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज किस तरह से ये कर सकते हैं? तीसरी जो आपने बड़ी अहम बात की कि क्या उनके साथ वहाँ सलूक नरम किया जाएगा, सख्त नहीं किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि नरम और सख्त सलूक कोई नहीं होता।
किसी को जेल में बंद कर देना ना यही काफ़ी होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह दुश्मन को भी बचाए। आप किसी को उसके 10 कनाल के घर में भी पाबंद कर देना कि तुमने अब 1 महीना यहाँ से निकलना नहीं है। कैद तो कैद ही है, चाहे सोने के पिंजरे में आप क्यों ना हो। लिहाजा लेकिन फिर भी सर फर्क तो पड़ता है ना, बहुत सारे वरना और लोग भी रुके रहते अगर सिर्फ कैद में होते, लेकिन वो कहते हैं कि उनको और भी बहुत सारे प्रेशर्स का सामना था। चोई साहब को भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त कम प्रेशर का सामना हो, लेकिन इस वक्त गार्डियन की तो स्टोरी भी आई है, उन्होंने कहा जी तशद्दुद किया गया है रहनुमाओं के ऊपर, उन्होंने ज़बरदस्ती पीटीआई छुड़वाई गई है। ये गार्डियन की स्टोरी, अब तो गैर मुल्की जरीदे लिख रहे हैं। ये गार्डियन वही गैर मुल्की जरीदा है जिसके बारे में मुख्तलिफ स्टोरी पे खुद माजी में पीटीआई की क़यादत भी बहुत सी उंगलियां उठा चुकी है और कहते हैं कि जी वो ऐसे ही है और फीडेड स्टोरी है। इन बातों को छोड़ें आप, यहाँ पे तो जो जिसके हक में स्टोरी होती है ना, हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान देख लें, हमारे सियासतदान जो है ना वो करते क्या हैं, वो करते ही हैं कि वो जो स्टोरी उनके हक में जाती है वो कहते हैं, वो चाहे किसी चीथड़े में छपी होगा तो वाह 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 ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। नहीं, इसको तो कोई सियासतदान नहीं लाके दिखा रहा कि ये देखे ये स्टोरी आई है, ये तो एक स्टोरी आई है और हम उसको नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपकी बात सही है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाली बात होती है सियासतदानों के लिए। जो फैसले अच्छा है उस पर खुश होते हैं कि लिया बड़ी अच्छी है, ना अच्छा है तो कहते हैं, वो बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एक ऐसी स्टोरी आई है जिससे किसी सियासतदान को कोई फायदा तो नहीं हो रहा, वो तो बस स्टोरी आई है। इस वजह से ये आपका ख्याल है फायदा नहीं हो रहा। अच्छा। देखिए इस स्टोरी से पीटीआई को फायदा होगा ना, वो कहेंगे देखिए हम पे कितने जुल्म हो रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई ने नहीं हो रहे होंगे, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं हो रहे, लेकिन स्टोरी भी तो खुद करवाई जा सकती है ना, स्टोरी भी खुद करवाई जा सकती है। चलें, बहरहाल अब चूंकि बात हो रही थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, वहीं से बात वो लेके चलूंगी चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, सर इमरान साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको पीटीआई में अपना वो बेहतर लग रहा है मुस्तकबिल, तो इसलिए यहाँ पर वो डटे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है अगर पीटीआई बैन ही हो जाए तो फिर अगर पीटीआई ना रहे तो फिर ऐसी पार्टी का जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, या वो दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो जाए, कुछ इस तरह की उसके साथ सिचुएशन बन जाए, बंदे वैसे ही छोड़ के चले गए, तो उसको अपने हाथ में रखने का, उससे उम्मीद लगाने का फायदा क्या है? उसके लिए क्यों वो इतना जबर सह रहे हैं? वापस काफ लीग में जा सकते हैं वो। देखिए चौधरी साहब खड़े हुए हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर वो डटे हुए हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि जो है मफरूज़ों के ऊपर जो है सवालात तलाश करी जा रहे हैं क्यों डटे हुए। सही कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ अभी बैन नहीं हुई है, जब बैन होगी तो देखेंगे आप कैसे मफरूज़ों का सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। ये जब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 2-3 दिन में इस उम्र में इस सेहत के साथ हिम्मत दिखाई है, और उन्होंने जो अपना जो जैसे कल हम बात कर रहे थे कि मायूसी का जो अंसर है हारून रशीद साहब कह रहे थे, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश ज़रूर की है। और आज मेरा ख्याल में परवेज़ इलाही साहब का इस जस्तर जो है ये पीटीआई के जो कारकुनान हैं या पीटीआई का रैंक एंड फाइल जो है उसमें इसको सराहा गया भी है और सराहा जाएगा भी। और जो भी सियासतदान जो है ज़रूरत का मुजाहरा करे या इस जेल में, जैसे का हमारा अलमिया ये हो गया है समीना कि हम किसी की लिबर्टी को कर्टेल करना, किसी को जेल में दे देना, हम इसको बिल्कुल मामूली बात समझना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा जो एक ये बहुत ही सीरियस एक इशू होता है किसी को जेल में दे देना, चाहे वो जेल कैसी भी हो, और फिर जेल में रखना। जैसे हमने अपने ही इस शो में जेलों की जो सूरत हाल है उस पर काफ़ी दफ़ा बात की है कि जिस तरह के जेल के अंदर की सहूलियात होती हैं तकरीबन ना होने के बराबर। तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब ने जो पीछे जेस्चर दिया है उसको आम तौर पे भी सराहा जाना भी चाहिए और सराहा गया भी। लेकिन चौधरी साहब जो यास्मीन राशिद साहिबा का मामला है, कोर्ट ने उनको क्लियर किया है, और कल चेयरमैन पीटीआई ने भी और जनरली भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, बहुत से एनालिस्ट का भी ये ख्याल था कि जब आप एक सेंट्रल पंजाब की सदर को एलिगेशन से बरी करार दे रहे हैं, इनोसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, अदालत कर रही है, तो फिर इससे तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि जो पार्टी पॉलिसी थी वो नहीं थी पीटीआई की ऐसी, और उसको उसकी बुनियाद पर इस पूरी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं जो उनके हक में फैसला आया?
देखिए, मेरा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि ये पीटीआई की पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं थी, और पार्टी पॉलिसी जो है वो कभी भी नहीं इस तरह की हो सकती, क्योंकि ये सोचना और ये कहना कि कोई भी जो है जी शोर लोग नहीं है पीटीआई में, वो एक जो है उस वक़्त जो हालात बने उसका एक रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो लोग शामिल हैं उनको हम सब ने मुतालबा किया है कि जो उस दिन वाक़यात हुए हैं उसकी कोई भी हमायत नहीं कर सकता। पहले दिन से इसकी मज़म्मत की जा रही है और करनी चाहिए भी, और जो लोग वहाँ पे शामिल हैं उनको जो है बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। वो किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को वहाँ, जैसे हमने देखा जर्नलिस्ट वहाँ पे जो कवरेज के लिए गए, उनको भी जो है इसमें लिस्टों में शामिल कर दिया गया, या इस किस्म की बातें हुई हैं। तो ऐसी लग़्ज़िश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सीरियस मामला है। इस मामले की जो नताइज हैं, जो कानूनी लेकिन पुलिस तो अभी भी कह रही है कि वो उन्हें छोड़ा भी नहीं है, चौधरी साहब जो है उन्हें छोड़ा भी नहीं है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि फॉरेंसिक जो सारा उनका एविडेंस आया उसमें तो ये साबित हुआ है कि डॉक्टर साहिबा वहाँ मौजूद भी थी, और वो चाहते हैं कि उसको आगे सारा प्रेजेंट भी करें कोर्ट के आगे। तो इस तरह रिटेन रखा जा सकता है कोर्ट ऑर्डर के बावजूद डॉक्टर साहिबा को? प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो मुकदमात नहीं लड़े जाते ना, वो तो अदालत में प्रोसिक्यूशन अपनी अच्छी करें, जो सबूत हैं वहाँ पे पेश करें, और अदालत में वो सबूत नहीं पेश कर सके हैं। जब परवेज़ इलाही साहब के सामने जो है नज़र आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ वो प्रोसिक्यूशन ठीक कर सके हैं, या मुकदमा जो है वो अच्छी बना सके हैं, या यास्मीन राशिद साहबा का भी वो बरी हो गई हैं, तो ये वो अपील तो कर सकते हैं। ये तो ज़ाहिर हर किसी का हक होता है, अदालत में जा सकते हैं, लेकिन उनको ना छोड़ना जो है ये तो खिलाफ वर्जी है। जब अदालत छोड़ दे, चलिए मीनवाइल हमें सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने भी ज्वाइन किया, ज़ुमरे में आ जाएगा। ठीक हो गया। आमिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एनालिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आमिर साहब, जिस तरह से बात यहाँ से शुरू हुई है जो कि गिरफ्तारियाँ हैं पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की, तो इसी से आपका भी मौक़िफ़ मैं जानना चाहूँगी इसी पर कि क्या लग रहा है परवेज़ इलाही साहब भी अब जेल में हैं, कितनी देर रिटेन करेंगे, और डॉक्टर साहिबा को भी नहीं छोड़ रहे, उस पर पीटीआई चेयरमैन का एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जनाब इससे तो साबित हो रहा है कि एज ए पार्टी पॉलिसी हम लोग वहाँ पे नहीं थे। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करें? ये चीज़ें पीटीआई के लिए कितनी हौसला अफजा हैं कि ये चीज़ें कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो अगर उनके हक में आते हैं? देखिए, मजमूई तौर पे तो पीटीआई जो है उसके लिए बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत और जो इदारे हैं वो बड़ा मतलब है कि फोकस लग रहे हैं कि पीटीआई को जो है जो कुछ 9 मई को हुआ उसका तमाम मलबा जो है एज अ पार्टी पॉलिसी समझकर उन पर डाल दिया जाए। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि पीटीआई के वो लोग भी हैं कि जो पहले दिन से इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स वहाँ पर इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे कि यास्मीन राशिद साहिबा थी, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आग भी लगा रहा है और वो कहते हैं ना तेल का गोला भी फेंक रहा है पाया, यू नो, कि टेररिज्म में भी मुलव्वस है और तकरीबकारी भी कर रहा है, ये जरूरी नहीं होता है। तो बात ये होती है कि क्योंकि इतना इन्होंने एक्सेस किया है, पुलिस एक्शन जो था 9 मई से पहले भी अगर आप देखें पुलिस का किरदार और 9 मई के बाद भी देखें ना, तो वो बहुत सारी चीजें लोगों को शक शुबे में डाल रही हैं, और वो जो एक शफाफियत होनी चाहिए वो आपको नजर नहीं आ रही। तासुर ये मिल रहा है कि जनाब जितना हुआ है उससे ज्यादा जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है उसमें बेगुनाह भी शामिल है, वो लोग भी शामिल है कि जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इस पे तो सबका कंसेंसस है कि जो वाकई जिन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा है? उसके अलावा भी मतलब है जो सियासी मुखालफीन है उनके साथ भी स्कोर सेटल किया जा रहा है। तो ये वजह से उसकी दूसरी बात ये कि उससे पहले भी आप याद करें कि पंजाब हुकूमत जो है गो के वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका किरदार जो है उससे पहले भी क्वेश्चनेबल रहा है, उससे पहले के जो भी वाकयात हुए हैं। और पंजाब पुलिस ने बजाते खुद जो इस पूरे वाकये से पहले लोगों को घरों में घुस के मारा, उनके घरों की चीजें तोड़ी, ठीक है ना, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, तो बहुत कुछ हुआ था उससे पहले। तो लोगों में मतलब है कि अब इत्मीनान की कमी है इस पुलिस एक्शन के हवाले से। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर असल चीज तो होती है कि हम और आप टीवी के स्क्रीन पे फैसले नहीं दे सकते, हो सकता है कि इनके पास सबूत हैं तो भाई आप अदालत में पेश करें, लेकिन अगर अदालत बरियत कर रही है, उनको जमानत दे रही है, तो फिर हुकूमत को उसमें रोड़े नहीं अटकानी चाहिए। तासुर ये लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब
उनको मतलब है एक अदालत छोड़ती दोबारा पकड़ लेते किसी और मुकदमे में, फिर किसी तीसरे में पकड़ लिया उनको। उसी तरह जनाब बाकी पीटीआई के लोगों के साथ भी हो रहा है। तो ये तासुर जो है मेरे ख्याल में बड़ा मनफी, और हुकूमत को गौर फुटिंग पर इस चीज को देखना चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ दिखाई। और उसमें इंटरेस्टिंगली आमिर ज़िया साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उसको फिर नहीं पकड़ा जाता। या तो ये ना कि चले उसको तासुर तो कम से कम ये दे दें कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक नहीं है पकड़े जाने का, तो बाद में भी किसी को थोड़ी देर के लिए पकड़ लें। आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो है ना कि मतलब अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और 2 लफ्ज बोल दें कि आपका ज़मीर जाग गया और उसके बाद जनाब तमाम आपकी तलाफी हो जाएगी, फिर एक और बड़ा सवाल आता है कि हमेशा लोग भी ये पूछेंगे, अवाम भी पूछेंगे और वो कारकुन भी पूछेंगे जो भी जेलों में है, ये क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रहनुमा ने, किसी ऑफिस बेरर ने, साबिक वजीर ने, उसको तो आपने छोड़ दिया, कारकुन को आपने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है, अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, क्योंकि ना लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जनाब एकदम जो है कैसे कोलैप्स कर गए, रेत की दीवार की तरह गिर गए, फौरन जो है मतलब लोग मतलब माफीनामे मांग रहे थे और अपने आप को दुरुस्त कर रहे थे। तो ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि माजी में से पहले भी सियासी जमातों के साथ बहुत कुछ हुआ है। और वो मैं अगर बात करूं कि नेशनल अवामी पार्टी जिसको पाबंदी लगा दी गई थी, उसकी दौर के लोगों की बात करें, कई साल जेल में रहे, फिर वो उसको हैदराबाद ट्रिब्यूनल कहा जाता था। उसके बाद दौलत साहब का दौर आया, उसमें लोग तवील अरसे जेलों में रहे। खुद बेनजीर साहिबा जो थी सक्खर जेल में कई माह रही थी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब की जेल में पीपल्स पार्टी के लोग रहे, पीपल्स पार्टी की जेल में नवाज शरीफ साहब के लोग रहे। तो ये चीज जो है ना जरा सा एक सवालिया निशान है कि क्या वाकई इतनी कमजोर जमात थी या जबर की नौयत बदल गई है, लोगों की फाइलें बन क्या है, मतलब ये सवालात हैं जो मुस्तकबिल में जवाब मिलेगा, भी तुम सिर्फ कयासराई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इमरान साहब आप साथ रहिएगा, आमिर ज़िया साहब भी फर्दर भी मुझे आपसे कुछ अहम रहनुमाई लेनी है। लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई ने भी ये मुतालबा किया कि इसी वजह से वो ये डिमांड करें कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि तमाम तर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर करे और जिसके ऊपर सब ट्रस्ट भी कर सकें, ना कि कोई खुद से ही बगैर कोई इंक्वायरी के फैसले सुना दिए जाएं। आप समझते हैं ये एक फेयर डिमांड है उनकी? समीना, ये हर दौर में एक फेयर डिमांड होती है। देखिए, कोई भी बड़ा वाक़या हो जाए तो अगर जुडिशियल कमीशन बनाने का या ट्रिब्यूनल बनाने का मुतालबा किया जाए तो मुझे बताएं इसमें अनफेयर क्या है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जो साहब आज ये मुतालबा कर रहे हैं, जब माजी में उनकी हुकूमत थी तो उनसे जब ये मुतालबा किया जाता था तो वो भी इस पर अमल नहीं करते थे। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान जब उन पे कौन सा डिमांड किया गया था? बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उनसे मुतालबे हुए थे। इशू सारा ये है कि सियासी तर्ज अमल अपनाए बगैर हमारे सियासतदान हैं जो वो कभी भी यहाँ पे सियासी जमूद को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हम ये तो गिला करते हैं कि जी दूसरे ये करते हैं दूसरे, लेकिन क्या हमने खुद सियासी तर्ज अमल अपनाया? अब आप इस सारे मामले को देख लें। अभी जो आमिर ज़िया साहब जिस तरह से फरमा रहे थे या फैसल चौधरी साहब, मैं इनसे 100% इस बात में मुत्तफिक हूँ कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नज़र भी आना चाहिए। ये ना हो कि आप इंसाफ की रट लगाएं लेकिन नजर आता किसी को। लेकिन आमिर ज़िया साहब हुकूमत का एक सेकंड आप मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मामला ये है कि इस सारे मामले में जो अब ये कहे कि जी पीटीआई की ये सियासी जमात के तौर पे पॉलिसी नहीं थी, लेकिन जो काम हुआ है वहाँ क्या पीटीआई वाले लोग नहीं थे? क्या पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के लोग, पीटीआई के एमपीए या एमएनए उस फुटेजेस में खुद आग लगाते, पथराव करते, ये सारा कुछ करते शामिल नहीं है? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सबको लपेटेंगे तो फिर वो जो असल मुजरम है वो भी सजा से बच जाएंगे। लेकिन आमिर ज़िया साहब हुकूमत तो इस मूड में नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इसकी तहकीकात हो, सब कुछ बड़ा ऑब्वियस है। तो इससे तो और तासुर इस बात को मिलता है कि शायद इसकी बेसिकली जो सियासी स्कोर है वो सेटल किए जा रहे हैं। जी सर। देखिए, वुज़रा तो कहते रहते हैं और वुज़रा के अगर नजदीक हो, अगर उनकी बात मान ली जाए तो हर उनका सियासी मुखालिफ जो है वो गर्दन जदनी है और उसको जेल में होना चाहिए। असल बात है कि अदालत जो है जो इनके पास शवाहिद हैं उन्हें तस्लीम करती है या नहीं करती है। ये होना कि जनाब मैं उस वक्त मेरा फोन उस जगह पे था जब ये वाकयात हो रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उस मामले में मुलविस है या कोई और शख्स जो उस मामले में मुलविस है, तो उसके लिए आपको सबूत देना होगा। फिर दूसरी बात ये कि हमारा कानून बड़ा वाज़ेह है कि जनाब अगर आप पत्थर फेंकते हैं, डैमेज करते हैं तो उसकी ये सजा है, टायर जलाएंगे तो ये जो भी आपका मतलब है कानून के तहत ही चीजें होती है ना। आप ये नहीं कर सकते
कि पत्थर फेंकने पे आप कत्ल की सजा दे दें। बिल्कुल। तो ये भी देखना होगा कि हमारे ये कवानीन जो हैं वो इस तरह के वाकयात में, जब हमें याद है कि MRD की तहरीक थी, उसके बाद भी कई मरतबा हुआ कि लोग निकले, उन्होंने चीजों को नजर आतिश किया, तो तोड़ फोड़ की। फिर आप याद करें ना बेनजीर साहिबा का जब कत्ल हुआ था, उसके बाद मुल्क में क्या सूरत हाल हुई थी। यकीनन उस वक्त डिफेंस इमलाक पे हमले नहीं हुए थे, लेकिन पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो बहुत गई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हजारों गाड़ियां जली थी, ट्रेनें जल गई थी। ट्रेनों को जलाना उतना ही बड़ा जुर्म होता है। हमने कौन सा देखा था कि किसी को वहाँ पे सजा हुई या पकड़ा गया या कोई कार्रवाई नहीं। स्टेट ने ये रियलाइज किया कि जनाब एक सदमा था, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, और उन्होंने रहमदिली के साथ, हालांकि मुशर्रफ साहब की फौजी हुकूमत थी, उन्होंने उस चीज को दरगुजर किया। उन्होंने ये नहीं किया कि मतलब पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। तो बाज़ औक़ात स्टेट को भी ये चीज सोचनी चाहिए। क्या आप ये देखते हैं ना कि एक आदमी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बार बार एक ही काम करता है, ठीक है ना, और उसको बिल्कुल जायज होता है कि भाई इसको तो करेक्ट किया ही नहीं जा सकता। बाल जगह पे आप प्रोफाइल देखते हैं, वजूहात देखते हैं कि उसमें किया, उससे पहले के अवामिल देखते हैं कि क्या हो रहा था, उससे पहले कुछ ये भी तो नीना था कि पहले इस तरह से अपने ही जो रियासती इदारे हैं या फौजी तंसीबात हैं उन पर भी तो नीना अटैक हुआ, ये और इसमें और दूसरा थोड़ा फर्क तो होगा। मुजम्मत है इस पे, तो देखे ना वो हम लोग डे 1 से मुजम्मत कर रहे हैं इस चीज की, कि जो हुआ इंतहाई गलत हुआ, ठीक है ना, और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये ना लगे कि जनाब एक्सेस हो रहा है, मतलब है कि ज्यादती हो रही है। ठीक है, आमिर साहब आप प्लीज साथ रहिएगा। एक जुमला मैं और बोल दूं, देखिए हमें कुछ सियासी तहरीकों का तजर्बा है कि जब भी जुलूस निकलता है, तफरीककारी होती है ना, अगर 1000 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 2-3 लोग होते हैं जो मुलव्विस होते हैं इन कामों में, आग लगाने में, गाड़ी, बाकी तो शामिल बाजा होते हैं ना। तो शामिल बाजे की हैसियत नहीं होती है, हैसियत होती है उन 2-3 अफराद की जो वाकई मिसक्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, तो वो पकड़े, उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता ये ना हो कि जो लोग बिल्कुल मासूम है, बेगुनाह है, या जबरदस्ती में यास्मीन राशिद पे आप ये कहें, वो तो सबने ऑडियो उनका सुना हुआ है, वीडियो क्लिप सुना हुआ है ना, उन्होंने कहा वो तो मना कर रही थी कि हाँ नहीं जाओ, बिल्कुल सही, बाहर निकले अंदर मत जाए, कह रही है ना वो लाउड स्पीकर पे कह रही है। तो ये चीजें होती है, तो उनके ज़ईफ खातून है, बीमार खातून है, बुजुर्ग खातून है, उनके साथ और भी इसी तरह के लोग होंगे। उम्र की बात करती हूँ, उम्र में अगर बड़ी उम्र में आप जुर्म करेंगे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो शुबा है ना उस चीज का। जी ठीक है, आमिर जैसा प्लीज आप साथ रहिएगा, पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी बड़ी सरगर्म नज़र आ रही है पंजाब में, ख़ास तौर पर जरदारी साहब भी बड़ी देर रहे हैं और कुछ लोग शामिल भी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नाम सामने नहीं आया जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया हो जिसने। लेकिन फिर भी कुछ लोग बड़े इस बात के लिए होपफुल हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी दोबारा रिवाइव करेगी पंजाब में। चौधरी साहब से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल मंजूर वसान साहब का भी मैंने एक बयान देखा था कि फवाद हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो बाज़ लोग ख्याल कर रहे थे कि शायद फवाद चौधरी साहब ने भी कोई रब्ता किया पीपल्स पार्टी से, ये खबरें भी थी। तो चौधरी साहब, एक तो फवाद चौधरी साहब से के मुतालिक भी कुछ क्लैरिटी दीजिएगा, क्या उनका प्लान पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का है, और फिर जनरली आप समझते हैं कि कोई काबिल जिक्र नाम गए हैं पीपल्स पार्टी तगड़ी हो सकती पंजाब में? मंजूर हुसैन साहब को इतने संजीदा आदमी नहीं है कि उनके बयान के ऊपर तबसरा किया जाए। उससे आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है पंजाब में ना होने के बराबर है। अब ये जो भी लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, एक तो आमिर ज़ैद साहब इस पे भी तवज्जो देंगे कि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ कि अदालतों ने एक मुकदमे में छोड़ा तो फिर वहीं पे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 5-5, 7-7 दफ़ा गिरफ्तारियां की गई। तो ये एलिमेंट भी ज़हन में रखिएगा। एनीवेज, जो लोग छोड़ रहे हैं वो अपना वे करेंगे कि कहाँ पे उनका सियासी मुस्तकबिल महफूज है। इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई को छोड़ तो रहे हैं, लेकिन वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के ख्वाह नहीं है। इस कल एक जो हाशिम डोगर साहब या उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनका जो है वो एक इजलास हुआ है, तो उन्होंने भी एक फैसला किया है कि वो अपना एक अलग ग्रुप करेंगे। अभी तक किसी पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, ना काफ लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना ही अभी तक जहांगीर तरीन साहब में
कोई ऐसा काबिल ज़िक्र नाम अभी तक आपको नज़र आया है कि जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो है कि वो इन पार्टीज़ की पॉलिटिक्स जो है वो ज्वाइन करने लगे हैं? लोग अभी इस सारे मामले को वेट एंड सी वाला भी मामला मेरी दानिश में वो देखेंगे। वेट एंड उसकी वजह है ना कि जिसने भी अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है वो बहुत सोच समझ के करेगा। जिस तरह से पीटीआई में एक हम ख्याल ग्रुप की भी कोशिश की जा रही है, अगर वो बन जाता है तो उसकी क्या होती है और विद ब्लेसिंग होता है या नहीं होता वो एक और बात है। तो ये सारी चीजें अभी जो है वेट एंड सी, इसलिए लोग ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे, बड़े नाम ज्यादा तेजी से होगा अभी। राइट आमिर ज़िया साहब, पीपल्स पार्टी ने एक पावर शो करने का भी जल्दी करेंगे भी नहीं, एक पावर शो करने का भी ऐलान किया है और कहना उनका यही है कि वो एक पंजाब में जाहिर है बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो अच्छा क्राउड निकाल सके। तो आप समझते हैं कि जो लोग शामिल हुए हैं उनकी बेस पर पीपल्स पार्टी कम बैक कर सकती है पंजाब में दोबारा से? अरे पहले की मुझे इजाजत नहीं, जो हो रहा है ना कि पीटीआई के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों नहीं कोई और जमात ज्वाइन कर रहे हैं? उनमें से जो बड़े नाम है बस वो पेज से काम ले रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आप जेन्युइनली समझें कि पंजाब ही में नहीं पूरे मुल्क में एक वसी वोट बैंक है जिसको मैं कहता हूँ एंटी पीडीएम वोट बैंक, ठीक है ना। पीटीआई के झंडे तले वही लोग आए थे जो पुरानी पार्टी से बेदार थे या उनको छोड़कर आए थे या उसको एज ए नए मुतबादिल के तौर पे लेकर आए थे ना। तो बहुत सारे लोग अपनी सियासत की नफी समझेंगे अगर वो जाके दोबारा पीपल्स पार्टी या नून लीग में शामिल होंगे। फिर ये भी समझना चाहिए कि जो हमारा वोटर है वो भी बहुत बड़ा एक एंटी पीडीएम वोट बैंक है मुल्क में। उसको कौन कैश करेगा ये सवाल है। वो पीटीआई करेगी, पीटीआई से टूटा वो कोई धड़ा करेगा, मिलके कोई एडजस्टमेंट होगी, ये चीजें भी फ्लक्स में है। अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो पकड़ लिए जाते हैं, तो पीटीआई की क्या शक्ल सूरत होगी और उसके बाद क्या ये जो टूटे हुए लोग हैं क्या दोबारा जुड़ सकते हैं मेन स्ट्रीम पीटीआई के साथ, ये भी एक सवाल होगा, ठीक है ना। तो अभी चीजें फ्लक्स में है कि पीडीएम एंटी पीडीएम वोट का करना क्या है उसका फैसला होना है, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना पंजाब में उसने अपना मकाम बुरी तरह खोया है। अब जो जरदारी साहब की हिकमत अमली है वो पंजाब में नहीं सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी, जो इलेक्टेबल्स को लेकर आ रहे हैं, बड़े जागीरदारों को, बड़े बड़े मतलब है सरदारों को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे भी वही हिकमत अमली अपना रहे हैं कि इलेक्टेबल्स हों। उन इलेक्टेबल्स में अवाम का कोई तस्करा नहीं है। आप देखें ना इतनी टूट फूट हो रही है। किसी ने ये बात की कि जी हम जो छोड़ रहे हैं इस विजन की वजह से छोड़ रहे हैं, हम जो है ये फॉरेन पॉलिसी का हमारा इशू है, हम ये माशी पॉलिसी हम देंगे या ये सोच के छोड़ रहे हैं ना। इन चीजों पे जिन पे बात होनी चाहिए हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अहमद वहां चला गया और शकील उधर चला गया। अच्छा वो क्यों गया, किस लिए गया, ठीक है, उसने वो जमात किस वजह से ज्वाइन की, एक सवालिया निशान है कि किसी ने मुझे बताएं पीपल्स पार्टी, पीएमएल नून, जो भी नया ग्रुप बना है पीटीआई, इनके किस विजन पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग अब जो कर रहे हैं ना। तो जब तक मैनिफेस्टो में जब भी बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ जहां मुझे मौका मिलता है कि ये पूरी जो टूट फूट हो रही है उसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं। अवाम इस वक्त टुक टुक दीदम दम न कशीदम वाला पार्टी का मित्र है, वो वाली हालत है। यानी आप समझते हैं कि नहीं कम बैक कर सकती पीपल्स पार्टी फिलहाल? ग्राउंड रियलिटी यही है। मैं ये नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी, देखिए ना हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की पॉलिटिक्स जो होती है उसमें इलेक्टेबल्स का किरदार होता है, ठीक है ना। अगर मकबूल जमात के साथ होते हैं तो उनको टेल विंड मिलती है, वो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन उनका अपना वजन है। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है, मैं समझता हूँ कि इस पूरी टूट फूट में सबसे जो गेन करेगी वो पीपल्स पार्टी ही करेगी, क्योंकि उनका इतना छोटा सपोर्ट बेस था। तो अगर वो 2 की 4 सीटें कर लेते हैं तो उनको तो बढ़ गया ना वेट, ठीक। तो वो मैं तो साउथ पंजाब में ले लेंगे, एक आध सेंट्रल पंजाब में भी कोई मार्का मार ले तो नून लीग के मुकाबले में वो गेन करेंगे, बलबा गिरेगा नून लीग पे ज्यादा। जी इमरान साहब, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन दोनों पंजाब में क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? देखिए बात सीधी सी है। अभी जैसे आमिर ज़िया साहब कह रहे थे, पीपल्स पार्टी में जो वो कहते हैं जी जो लोग भी शामिल हुए या छोड़े, उनमें अहमद हो या शकील हो, ये नहीं पता कि क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आमिर भाई, जब वो पीटीआई में शामिल हो रहे थे उस वक्त भी अहमद और शकील किसी पॉलिसी की वजह से नहीं शामिल हुए थे। किसी ने उस वक्त भी किसी ने फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमिक्स पे, किसी पे बात नहीं की थी। उस वक्त भी नहीं, वो नया पाकिस्तान के नजरिए पे नया पाकिस्तान नहीं, उस वक्त भी वो इशारे पे शामिल हो रहे थे। मामला ये है कि यहाँ पे जो पोजीशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी की पंजाब में, जरदारी साहब की आप सियासत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जरदारी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं।
उन्हें इस बात का कभी यकीन है कि इस्लामाबाद में हुकूमत का रास्ता पंजाब से होके जाता है। वो अब अपनी खोई हुई साख थोड़ी सी पंजाब में बहाल करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है, वोट बैंक, ये इस वक्त अगर आप देखें तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो एंटी पीडीएम वोट है वो सारा पीटीआई की झोली में है। अब पीटीआई की झोली वाला वोट क्या पीटीआई की झोली में रहता है? क्या पीटीआई उसको अपने साथ कनेक्ट रखती है? क्या पीटीआई हम ख्याल जो है वो इस काबिल होती है कि लोग उस पर एतबार करें? ये ना हो कि एमक्यू में हकीकी वाली या पीपल्स पार्टी पेट्रियाट वाली सूरत हाल हो जाए। ये अभी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। जब तक सूरत हाल, जैसे चोई साहब ने कहा था कि 4 हफ्ते लगे, 6 हफ्ते लगे, जब तक ये सारी सूरत हाल क्लियर नहीं होगी उस वक्त का कुछ नहीं होगा। लेकिन आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे नज़र में पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई इस पोजीशन में नहीं आ सकती कि वो हुकूमत बना सके। ठीक, बेहतर कर सकती है पोजीशन, लेकिन हुकूमत बनाने की 2-4 सीटें बेहतर कर लेगी, ये नहीं कि वो को मैदान मार। चलें जी, धुंध का मौसम तो नहीं है, लेकिन अभी सियासी धुंध जो है वो छाई हुई है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आमिर ज़िया साहब, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मुल्क की मईशत पर भी नज़र डालेंगे। बजट की भी आमद है और उससे पहले कुछ आम ऐलानात, कुछ आम फैसले भी हो रहे हैं, तो कुछ डिस्कशन करेंगे इस सिलसिले में। आपके साथ बात करते हैं आके ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे मैंने आपसे कहा था, मईशत के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। एक अहम अनाउंसमेंट की गई ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से आज, और वो बता रहे हैं कि जनाब जो रोजवेल्ट होटल है उसको लीज़ पर दे दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और इससे उनके बकौल फ़ायदा भी होगा। और ये सिर्फ कोई एक असासा ऐसा नहीं है मुल्क की, हम जनरली भी देखते हैं रेलवे की भी बहुत सारी अराजी है जो कि लीज़ पर है। इसी तरह मतरूका वक्फ इमलाक की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी लीज़ पर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने इस वक्त लिस्ट में मौजूद हैं जो कि लीज़ पे दी गई हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो कौमी असासे हैं उनको लीज़ पर देने के बजाय मुनाफा बख्श क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों हमेशा हम इनके हवाले से अहम फैसले करने से पसोपेश से काम लेते हैं और नुकसान में रहते हैं? इस पर भी बात करेंगे। और सारे जनरली एक बजट भी आने वाला है, तो वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, कितना सख्त हो सकता है। ख़ास तौर पर आज हम इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और पहले जैसे मैंने जिक्र किया, चूँकि ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इस पर मैं आपकी राय ले लूँ। ये रोजवेल्ट होटल जो है इसको लीज़ पर दिया गया है, और जनरली भी हम देखते हैं बार बार ये इस तरह की प्रैक्टिस नज़र आती है। तो सर, इससे वाकई कोई फ़ायदा होता है लीज़ पर देने से, या फिर उल्टा नुकसान होता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि अब जो नया दौर है आजकल, इस दौर में गवर्नमेंट को कोई कमर्शियल काम नहीं करना चाहिए। तो जो जैसे ये होटल है रूजवेल्ट, ये कमर्शियल एक्टिविटी है। तो जनरली अब गवर्नमेंट जो है वो ये कमर्शियल कामों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती। तो ये इसलिए अब ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट इसको चला नहीं पा रही थी, बिकॉज उसमें हमारे अपनी जो ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम होते हैं और चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, तो वो तकरीबन कुछ 6 महीने से बंद पड़ा था। तो अब उन्होंने इसको न्यूयॉर्क की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको लीज पे दे दिया है। अब इसकी कंसिडरेशन क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब पाकिस्तान में अगर आप सही बात करें तो ये जो अभी जो काम किया है ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। इसको लॉन्ग टर्म में फैसला करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी का हमने करना क्या है। मगर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि गवर्नमेंट को कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए। मगर जो आपने दूसरी बात की है वो ये है कि रेलवे जो है उसका वो पाकिस्तान में बड़ी सख्त बदइंतज़ामी का शिकार है। उसके पास हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया है, और लोग और उसमें प्लाजा और लैंड माफिया काम कर रही है, और जिसकी वजह से रेलवे अपनी ज़मीन लूज करती जा रही है और पाकिस्तान का निहायत नुकसान हो रहा है। और ये पाकिस्तान की बदइंतज़ामी की बदतरीन शक्ल है। कराची में हज़ारों नहीं तो बल्कि लाखों एकड़ ज़मीन रेलवे की है जिसके ऊपर बाकायदगी से कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, फ्लैट बने हुए हैं। इसकी मैं वाज़ेह मिसाल दे सकता हूँ। कराची में एक सेंट्रल स्टेशन होता था गुलशन इकबाल में, उसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, वो वहाँ पे आज कुछ ज़मीन नहीं है, वहाँ ख़त्म, सब कुछ प्लाजा बन चुके हैं।
और वो खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान ये इसकी मुसीबत है जो फेस कर रहा है। जी आगे बताइए। जी शब्बर ज़ैद साहब, फिर दूसरा ये भी अब सवाल उठता है, बजट भी आने वाला है और सब लोग इस पर भी नज़र रखे हुए हैं, तो क्या आपको नज़र आ रहा है IMF का पैकेज मिला नहीं और उसके साथ बजट भी बनाना है बगैर उसके, तो कैसे मामलात होंगे? क्या आप देख रहे हैं बहुत सख्त बजट बनने जा रहे हैं? देखिए बजट की इस वक्त कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसमें कोई भी अशारिया, कोई भी जाविया, कोई भी इंडिकेटर पिछले 12-14 महीने से बेहतर नहीं है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 21-22% इफेक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 40% पे चली गई है। पाकिस्तान का डॉलर 300 पे क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है। पाकिस्तान का लार्ज स्केल सेक्टर बैठ चुका है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सिवाय वीट के वो नहीं चल पा रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से कम है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो 1% बल्कि नेगेटिव में जा सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल एक वाज़े तरीके से माशी तबाही की तरफ जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी जी शऊर आदमी जो आज सामने बात कर रहे हैं उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है वो ये कहने की कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। और गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। अब उनके लिए गरीब, लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब ये तो ऐलान करते फिर रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा बजट भी देंगे और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बड़ा रिलीफ भी देंगे आवाम को, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, तो ये कैसे मैनेज कर सकती है हुकूमत सब कुछ? देखिए आप इनकी बातों को सीरियस लेती हैं, मैं इनकी बातों को कभी सीरियस नहीं लेता और आपने देखा होगा कि मैं इनके बारे में कभी गुफ्तगू नहीं करता। और अगर आप समझती हैं तो आप सुन लें। मैं तो शब्बर साहब ये फरमाइएगा कि जब आप पिछली हुकूमत में एडवाइज़र भी थे, आपने ये सब कुछ देखा भी, चेयरमैन FBR की हैसियत से, तो बाज़ लोगों का कहना है कि उस वक्त के हुक्मरान आपकी बातों को भी सीरियस नहीं लेते थे, अगर सीरियस लेते तो आज ये हालात ना होते। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मसला ये है कि आप सीरियस मेरी बातों को नहीं लें या इनकी बातों को नहीं लें, मगर अपनी अकल तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कभी आपने अगर उस वक्त मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते थे, आपका हक था ये, तो अब इनकी बातों को अगर सीरियस नहीं लेते तो वो भी आपका हक है। मगर ये आपका ज़रूर इतनी आपको अल्लाह ताला ने अकल दी है और समझ दी है कि आप ये अंदाज़ा कर सकें कि कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। देखिए मैं एक बात आपके सामने रख देता हूँ, गवर्नमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ। जब गवर्नमेंट तो 19 में ही छोड़ दी थी, जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, 16 दिसंबर 2021, उस वक्त इमरान की गवर्नमेंट बहुत मजबूत थी। तो मैं तो अपनी पोजीशन मैंने तो एक दिन के लिए भी चेंज नहीं की। और जब मैंने आगे ये कहा था कि हम एक अल्टीमेटली एक नेशनल या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी मैंने पोजीशन चेंज नहीं की। उससे मेरी पोजीशन मुख्तलिफ इसलिए हुई, अभी भी नहीं है, तो मैं ये अभी भी समझता हूँ कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए आपको एक नेशनल गवर्नमेंट चाहिएगी। पाकिस्तान अब इन मसाइल से नहीं निकल सकता अगर आप एक नेशनल गवर्नमेंट नहीं लाएंगे तो। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है ये काइंड ऑफ नेशनल गवर्नमेंट ही तो है, सिवाय एक पार्टी के बाकी तो सब इक्तिदार में है। कौन सी नेशनल गवर्नमेंट है? 2 पार्टियां हैं, बाकी पार्टियों की क्या हैसियत है? किसी के पास 2 सीटें हैं, किसी के पास 1 सीटें हैं। 1 सीट है, ये नेशनल गवर्नमेंट नहीं है। एक नेशनल गवर्नमेंट उस वक्त होती है। मैंने आपका आज भी एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही थी। लेकिन शब्बर साहब ये इस आइडिया की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैकिंग नहीं है। ये डिज़ायर तो है, लेकिन जब तक ये इस जो नेशनल गवर्नमेंट का आप बात कर रहे हैं, जब तक इसको लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली कोई जगह नहीं मिलेगी या उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, तो किस बुनियाद पे आप नेशनल गवर्नमेंट का मुतालबा करते हैं? थोड़ी मुतालबा नहीं कर रहा हूँ मैं मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखिए नेशनल गवर्नमेंट के लिए कोई लीगल बेसिस नहीं चाहिए होती। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि तमाम पार्टियां ये बैठ सर हर गवर्नमेंट जो है उसके लिए लीगल और आईनी बुनियाद चाहिए होती है, उसके बगैर तो वो गवर्नमेंट नहीं होती। मेरी बात अगर सुन लेंगे तो आप बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा कानून मैं भी जानता हूँ, तो उस बात सुन ले पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां ये एग्री कर लें या ये इस बात पे बैठ जाएं कि हम एक दूसरे के साथ इस वक्त लड़ाई नहीं करेंगे,
और पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालेंगे और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक हो जाएगी, उसको नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। उसको किसी आइन की करारदाद की जरूरत नहीं होती। दुनिया में नेशनल गवर्नमेंट बनती रहती है, जब जंग होती है तो नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है। मैं तो स्टेज आगे जा रहा हूं। की बात कर रहे हैं कि वो कंसेंसस एक डेवलप होना चाहिए। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब ये फरमाइएगा कि अगर आप शब्बर ज़ैदी साहब अगर आप वज़ीर ख़जाना हो इस मुल्क के और मौजूदा सूरत हाल हो, तो कोई ऐसा एक काम जो आप समझे कि सबसे पहले ये होना चाहिए, वो क्या समझते हैं आप कि क्या एक ऐसा काम किया जाए? मैं सबसे पहले इस मुल्क में अपनी लोन की रीप्रोफाइलिंग करूंगा, जिसको आप दूसरे अल्फाज में डिफॉल्ट कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। मैं उसका ऐलान करूंगा कि पाकिस्तान अपने कर्जे देने की शक्ल में नहीं है और हमें IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान का जो NFC अवार्ड है, जो NFC का जो हमारा सिस्टम है, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 3 साल के लिए, कि NFC 3 साल के लिए सस्पेंडेड रहेगा। ये 2 काम मुझे करने हैं। अगर आप ये 2 काम नहीं करेंगे, उसके साथ भी पाकिस्तान की आगे गवर्नमेंट चलने वाली लेकिन नहीं है। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो इनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से मईशत का पहिया रुक गया है। अगर एक इलेक्शन हो जाए और एक जो भी नेशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा, तो काम थोड़ा शुरू होगा, तो फिर बेहतर सूरत हाल होगी। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप भी यहाँ बैठी हैं। इलेक्शन होने दें, गवर्नमेंट आने दें, फिर हम आपको बता देंगे क्या पोजीशन है। देखें, आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये रियासत जो है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये 75 साल में अपनी तबाही की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ते बढ़ते 71 में 2 समय टूट गई थी। 2002 से लेकर 2022 तक अगर आप कोई भी अशारिया पाकिस्तान का देख लें दुनिया के बाकी मुल्कों से, तो ये मुल्क चारों इस 2002 से लेकर 2020 तक मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, फिर जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, फिर PTI गवर्नमेंट थी। और आप एक कंपैरेटिव टेबल बनाएं इस पीरियड का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश या पाकिस्तान वर्सेस वियतनाम का, तो ये रियासत तबाह हो चुकी है। ये रियासत अपने अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी, सिक्योरिटी कुछ नहीं दे पा रही है। तो जब ये अपने अवाम को ये कुछ नहीं दे पा रही है, तो अवाम का ये सवाल है कि क्या इस शक्ल में, शक्ल का मतलब है जोग्राफिकल बात नहीं कर रहा, या पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, क्या इस निज़ाम के साथ हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं? अगर चलाना चाहते हैं तो क्यों चलाना चाहते हैं, किसके लिए चलाना चाहते हैं? तो ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही। मैं ये बात पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। ये जो आज पावर में बैठे हैं, इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये तो टेम्परेरी आए हुए हैं, कल चले जाएंगे। इनके सबके तो वीजे लगे हुए हैं इंग्लैंड के। ठीक है, लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब, जिनके वीजे लगे इन्होंने एक आम फैसला भी किया है। मैं इस पर भी आपकी एक राय जानना चाहती हूँ। हमसाया मुल्कों से, ईरान से, अफगानिस्तान से, रूस के साथ बार्टर ट्रेड की इजाज़त दी है इस हुकूमत ने। इससे कोई फ़ायदा होगा? मुल्क की तिजारत, बरामदात बढ़ेंगी? क्योंकि जो इस मई में हमने देखा वो तो 17% गिर गई हैं। जी सर, मेरी बात सुने। बहुत अच्छा फैसला है कि बार्टर ट्रेड होनी चाहिए रशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। अब मुझे ये बताइए कि ईरान से इस वक्त 30% के बेसिस पर तकरीबन 30% जो आपका डीजल है वो ईरान से स्मगल हो रहा है। तो पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या कोई एक्सपोर्टेबल चीज है जो ईरान को दे सके? आप क्या देंगे? बार्टर का मतलब ये होता है कि जितना आप लें चीज के बदले चीज। ठीक। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो आदमी को खुला हुआ स्मगलिंग मिल रही है, जिसको बगैर ड्यूटी के, बगैर टैक्स के स्मगलिंग के दरवाजे सारे खुले हुए हैं, आप किस दुनिया में बैठे हैं? आप लोग किस दुनिया में बैठे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? जिसको 30% का स्मगलिंग हो रही है और स्मगलिंग के लिए बॉर्डर खुले हैं, ये बार्टर कौन करेगा? आपको क्या, उसको क्या जरूरत है? बिल्कुल वो टैक्स देगा। लॉजिकल बात, बिल्कुल सही। तो आप लोगों को बेवकूफी की बातें क्यों करते हैं? सर, हम तो सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच। शब्बर ज़ैदी साहब ने तज्ज़िया भी दे दी, अच्छी खासी हमारी क्लास भी ले ली। अच्छा इमरान साहब, हुकूमत तो ये प्लान बना रही थी कि हम बड़ा ज़बरदस्त सा बजट देंगे और उसके बाद फिर हम रिलीफ दे के अवाम को खुश करके फिर इलेक्शन में भी हो सकता है चले जाएँ। तो ये जो सिचुएशन, जो मंजर कशी अभी शब्बर ज़ैदी साहब ने की है, इसके बाद आपको ये कुछ नज़र आ रहा है इनके जो प्लान्स? देखिए, शब्बर ज़ैदी साहब तो खुद भी फरमा रहे थे कि दिसंबर 2021 से यही बातें कर रहे हैं।
लेकिन उस वक्त भी हुक्मरान अपनी जो बात थे उनकी बात नहीं मानते थे और अपने राग लापते थे। आज भी हुक्मरान अपने राग लाप रहे हैं, लेकिन बसद एहतराम मैं ये समझता हूँ कि ये जो बार्टर सिस्टम है इससे फ़ायदा होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए जब स्मगलिंग बिल्कुल हो रही है, लेकिन जब लोगों को, बिजनेसमैनों को ये अंदाज़ा होगा कि वो लीगली भी अब ये काम कर सकते हैं तो स्मगलिंग पे भी असर पड़ेगा। फिर आप जब रास्ता खोलते हैं तो जो खुफिया रास्ते होते हैं वो खुद भी बंद हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि इससे बिल्कुल गैर कानूनी काम से अवॉइड ही कर लें। चौधरी साहब लास्ट मिनट आप भी कमेंट दे दें सर अपना। जी सर। आज इमरान याकूब खान साहब ने बहुत अच्छी टाई पहनी हुई है, मुझे इनकी टाई के रंग बहुत पसंद आए हैं। और क्योंकि इमरान साहब की जो मईशत है ना वो अच्छी है सर, हम तो मुल्क की मईशत की बात कर रहे हैं, हर बंदा नहीं इतनी अच्छी टाई पहन सकता। तो असल में चौधरी साहब बताना ये चाहते हैं कि ये टाई उन्होंने गिफ्ट की है। चौधरी साहब मैंने बता दिया, ऑनर बता दी। चलें आज यहीं पे फिर लेते हैं कहकों के दरमियानी प्रोग्राम को। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।